हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां हम सीखते हैं संविधान की बारीकियां। लेकिन आज हम संविधान की बात नहीं करेंगे, बल्कि 3 नए क्रिमिनल कानून यह सरकार लेकर के आई है, जिसको लेकर के थोड़ा सा विवाद भी हो रहा है। कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग इसमें त्रुटियां निकाल रहे हैं। ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो 3 कानून आए हैं वे कौन से हैं और इनसे कौन से मेजर चेंजेज आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, जिसका प्रभाव हम पे, आप पे, आम जनता पे पड़ेगा, पूरी न्याय प्रणाली और पुलिस सिस्टम पे पड़ेगा। तो ये 3 कानून हैं, आपके सामने लिखा हुआ है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसे पहले आप CRPC के नाम से जानते थे। दूसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम और तीसरा है भारतीय न्याय संहिता, जिसे पहले आप भारतीय दंड संहिता या IPC के रूप में जानते हैं। और ये तीनों कानून आप देखेंगे, जैसे ये 1860 का था और ये पहली बार 1898 में लेकर के आए। ये वाला कानून 1872 का है। यानी जो तीनों कानून थे ये अंग्रेज लेकर के आए थे। और यह एक बहुत बड़ा लॉजिक है इस सरकार के पास कि इसको क्यों हटाया जा रहा है। हटाया इसलिए जा रहा है उनके हिसाब से कि ये ब्रिटिश कालीन है। तो उन्होंने जो कानून बनाए थे उस समय की परिस्थितियों के अनुसार बनाए थे और अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने बनाया था। तो जाहिर सी बात है कि जब परिस्थितियां चेंज होती हैं तो आपको कानून में तब्दीलियां करनी पड़ती हैं। तो कुछ मेजर तब्दीली आई है, कुछ सेक्शन को चेंज किया गया है जो इन कानूनों में थे, और कुछ सेक्शन को पूरी तरीके से जो इररिलेवेंट हो चुके थे उनको ख़त्म कर दिया गया है। इसलिए जो क्रम है, पहले जो IPC कुछ लोगों को रटी हुई थी, जैसे जहाँ भी चीटिंग की बात आती थी तो हम, ये तो हिंदुस्तान में मुहावरा ही बन गया था 420। अब 420 जो है वह हो जाएगा 318 में। क्यों? क्योंकि बहुत से जो सेक्शन हैं वो हट गए हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें अच्छी चीज़ें क्या है। हम शुरुआत अच्छी से करते हैं, क्रिटिसिज्म में बाद में जाएंगे। तो जो पहली चीज़ है जिसको आप कहते हैं 0 FIR, ये आम जनता के लिए बहुत फ़ायदेमंद की चीज़ है। 0 FIR का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि आप किसी ऐसी जगह पे आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, आपके खिलाफ कोई कुछ करता है, लेकिन वहाँ आप स्थिति में नहीं हैं कि आप FIR कर सकें। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं FIR करें, आप कहीं से भी FIR करें। एक उदाहरण समझिए, जैसे बंगाल में आपके साथ कुछ हो गया, तो आप जानते हैं बंगाल में एक पार्टी इस तरीके से डोमिनेट करती है कि दूसरे पार्टी के लोगों को सुना ही नहीं जाता है। तो अब आप वहाँ FIR लिखा ही नहीं सकते। तो आप चले आइए, दिल्ली चले आइए, बिहार चले आइए, कहीं चले जाइए, और वहाँ आप चाहेंगे तो ये FIR आपकी दर्ज हो जाएगी। दूसरी चीज़ कि ये युग है इंटरनेट का, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से हम लोग चल रहे हैं, तो इसमें भी परिवर्तन किया गया है। अब आप जिसको कहते हैं E-कंप्लेंट, अब कोई शिकायत आपको करनी है तो आप ऑनलाइन शिकायत, जैसे आप टिकट कटाते हैं ना ऑनलाइन रेलवे के, फ्लाइट के, वैसे ही आप E-कंप्लेंट भी कर सकते हैं, शिकायत भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं और उसको सुनना होगा। क्यों? क्योंकि अब IPC में इसका जिक्र है और यह कंपलसरी हो गया है पुलिस थाना को कि वह आपकी जो E-कंप्लेंट है उसको सुने। तीसरी चीज़ कि जो साक्ष्य एविडेंस जिसको बोलते हैं, पहले क्या था कि साक्ष्य को माना नहीं जाता था। अब आप देख रहे हैं कि ये मोबाइल का यूज हो रहा है, उस पर व्हाट्सएप का यूज होता है, चैटिंग का यूज होता है, तो अब उसको साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। और यदि चैटिंग में ये चीज़ आती है कि नहीं, अपराध से जुड़ी हुई कोई चीज़, कोई बात कही गई है जिसका संबंध उस घटना से है, तो उसको अब साक्ष्य के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा। इसी तरीके से ई-सम्मन है। पहले क्या होता था कि एक कागज़ भेजा जाता था या पुलिस लेकर के जाती थी और पता चलता वो बंदा मिलता ही नहीं था। सबसे ज्वलंत उदाहरण
अरविंद केजरीवाल का देखिए, 9 समन उनके पास गए, पता चला कि अपनी बीमारी का इलाज कराने गए हैं, तो कभी विपासना कर रहे हैं, तो कभी पूजा कर रहे हैं, तो कभी कुछ कर रहे हैं, तो कभी कुछ कर रहे हैं। अब ई सम्मन जब होगा तो आपको अपना ईमेल देखना है। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमको तो सम्मन मिला ही नहीं, आप गायब हो जाएंगे तो सम्मन कैसे मिलेगा। तो ये ई सम्मन की भी बात हुई है। इसमें एक और बहुत अच्छी चीज़ हुई है जिसको आप कह सकते हैं फास्ट हियरिंग। फास्ट हियरिंग यानी अब जो कंप्लेंट हैं उनकी फास्ट हियरिंग, सुनवाई तेज होगी। और पुलिस को ये कहा गया है कि आप 60 दिन के अंदर जांच पूरी कीजिए, चार्ज लगाइए। और चार्जशीट यदि दाखिल हो जाती है तो पहले क्या होता था कि सुनवाई हो गई और जज साहब डिसीजन दे ही नहीं रहे हैं, जजमेंट लिख ही नहीं रहे हैं। अब उनको भी ये बाध्य किया गया है, कोर्ट को भी कहा गया है कि आप 45 दिन के अंदर अपना जजमेंट सुनाएं। तो ये बरसों जो मुकदमा पेंडिंग में पड़ा रहता था ना, उससे छुटकारा मिलेगा। हो सकता है कि कोई भी केस हो, साल भर के अंदर उसका निपटारा हो जाएगा। आप उस विष्णु तिवारी जो ललितपुर यूपी का था वैसा नहीं होगा कि 20 साल बेचारा जेल में रह गया, पता चला कि वह तो निरपराध। इन परिवर्तनों के साथ साथ कुछ ऐसे परिवर्तन भी हुए हैं जो सोसाइटी एज अ होल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे मॉब लिंचिंग यानी भीड़ के द्वारा किसी की हत्या कर दिया जाना। अनेक घटनाएं देखने और सुनने को मिलती है। अब इसको एक बहुत ही गंभीर अपराध माना गया है और यदि मॉब लिंचिंग से किसी की हत्या होती है और उसमें अपराधी कोई सिद्ध होता है तो उसको मृत्युदंड मिलेगा। तो यह एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब तक आप कानून को कड़ा नहीं करेंगे अपराधियों के हौसले पस्त नहीं होंगे। दूसरी चीज़ कि माइनर के साथ रेप, इस देश में हमारा दुर्भाग्य है कि रेप की घटनाएं बहुत होती हैं और उसमें माइनर के साथ रेप भी होता है। और इसके लिए इस कानून में ये कहा गया है कि माइनर रेप की जो घटना है उसमें मृत्युदंड मिलेगा और कम से कम आजीवन कारावास, यानी आजीवन कारावास से मृत्युदंड के बीच आपको पनिशमेंट मिलेगा यदि आपके ऊपर या किसी के ऊपर आरोप सिद्ध हो जाता है। और इसी तरीके से गैंग रेप के मामले में भी कम से कम 20 साल और आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है। तो ये ऐसे इम्पॉर्टेंट इशूज हैं जो कि समाज और व्यक्ति को प्रभावित करेंगे। लेकिन 2 ऐसे चेंजेस भी हैं, मुख्य चेंजेस तो बहुत हैं लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस की बात कर रहा हूँ। एक तो यह है कि टेररिज्म को परिभाषित किया गया है और उसके दायरे को बढ़ाया गया है। आतंकवाद को पुनर्परिभाषित करना आप कह सकते हैं। जैसे आप जानते थे कि पहले आप एकता, देश की एकता अखंडता के खिलाफ आप कुछ करते हो तो है ही। अब इसमें 2 इकोनॉमिक एंगल जोड़े गए। अब जानते हैं कि ये ऐसा समय है जब यदि आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रांग नहीं है तो आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है। तो आपका ऐसा कृत्य या कोई ऐसा कृत्य करता है जो भारत की इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आर्थिक सुरक्षा को डैमेज करता है, इंडेंजर करता है, खतरे में डालता है, तो वह आतंकवादी गतिविधि के रूप में आएगी। दूसरी चीज़ कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी यदि वो डैमेज करता है या इंडेंजर करता है तो यह टेररिज्म के दायरे में आएगा। इसके साथ एक और चेंज आया है और वह चेंज किया गया है, राजद्रोह की जो शब्दावली थी उसे देशद्रोह के रूप में चेंज किया गया है। राजद्रोह को बदलना इसलिए लॉजिकल, मैं भी इसका समर्थन करता हूँ क्योंकि ये ब्रिटिश राज जो राजशाही व्यवस्था थी, सामंतशाही व्यवस्था थी जिसमें हम गुलाम थे, उसको इंडिकेट करता है। तो अब ब्रिटेन का शासन खत्म हो गया, हम लोकतंत्र में हमारा शासन है, तो अब हमने कहा कि राजद्रोह नहीं देशद्रोह का आपके ऊपर मुकदमा लगेगा, यानी जो ऐसा कोई अपराध करेगा तो ये कुछ मेजर चेंजेज हैं। लेकिन कुछ आपत्तियां भी हैं, कुछ शंकाएं भी हैं। जैसे एक चीज़ तो ये, जैसे पुलिस रिमांड पहले होती थी 15 दिन की होती थी, अब उसे 60 से 90 दिन का कर दिया गया है। तो यहाँ लगता है कि पुलिस थोड़ी सी पावरफुल हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि जो 1 जुलाई से ये नया कानून लागू हुआ, तो कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि 1 जुलाई से पहले मान लीजिए कि 30 जून को कोई घटना हुई और उसकी FIR होती है 1 को या 2 को,
तो उस पर पुराना, क्योंकि जो घटना घटी वो पुराने लॉ के तहत घटी, और जब एफआईआर हो रहा है, केस दर्ज हो रहा है, तो नया लॉ है, तो उसको किस में रजिस्टर करेंगे, पुराने वाले में या नए वाले में। और तीसरी और आखिरी बात यह है कि आप देख रहे हैं कि जो सेक्शन है वो चेंज हो गए, 420 जो है 318 हो गया। तो ये केवल आम आदमी के लिए समस्या नहीं है, जो पूरी जुडिशियरी है और जो पुलिस, क्योंकि पहला एफआईआर थाने में होता है, तो लोगों को, पुलिस को और जो इस जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं उनको पर्याप्त ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और अच्छी बात यह है कि जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च है या वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो हम लोगों का विभाग है, और सरकार अपनी तरफ से अनेक ट्रेनिंग मॉड्यूल बना करके ट्रेनिंग दे रही है इससे जुड़े हुए लोगों को। तो ये कुछ चेंजेस थे जो कि आपको जानना चाहिए। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।